Everyone, my name is Manju Saraswat. As you know, today we are starting history and chapter 3rd, that is Nazism and the rise of Hitler. In this video, we will discuss about the birth of Weimar Republic. Before this video, we have discussed about Helmut and 1945, the end of Second World War. So Europe was divided into two parts. 1945 द टाइम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी यूरोप जो था टू पार्ट्स में डिवाइडेड था. जो मेन पावर थी आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट वो थी एलाइज एंड एक्सिस. एलाइज में जो ग्रुप था मेन कंट्रीज जो थे वो थे यूके, फ्रांस, यूएसएसआर एंड यूएसए. एंड एक्सिस में था जर्मनी एंड इटली एंड जापान. So in first video you saw about the Helmut and Nazism. So what was the position of Germany? So what was behind that कि हिटलर को सुसाइड करनी पड़ी, हेलमुट के फादर के साथ वो सब हुआ कि उन्होंने भी सुसाइड कर ली. तो वो क्या कंडीशन थी, वो क्या सीरियस कंडीशन थी, ऐसा कुछ क्या घटित हुआ था. तो ये सब चीज़ों को जानने के लिए यानी कि ये जो टाइम पीरियड था ये 1945 का टाइम था. और इस टाइम पर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हो रहा था तो उस टाइम पर ये सब कुछ जो हुआ जो हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया है तो ऐसा क्या हुआ था. तो वी हैव टू गो फ्लैश बैक. अब देखते हैं कि ये जो स्टोरी स्टार्ट होती है जो अब हम बताएंगे कि क्या कारण था, क्या रीज़न था. तो ये स्टार्ट करते हैं हम जो टाइम था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, तब से स्टार्ट करते हैं. तो अगेन कंट्री वॉज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. एलाइज इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया एंड यूएसए. एंड सेंट्रल पावर में थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड तुर्की. तो अदर कंट्रीज ऑल्सो वर डिवाइडेड बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द मेन कंट्रीज. सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये जो कंट्रीज थे आपस में ये जो डिवाइडेड थे. अब इसमें हम देखेंगे क्या जर्मनी का क्या रोल था. एज वी नो वी आर टॉकिंग हियर एट द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एंड हो गया वहाँ से हम बात करते हैं कि क्या ऐसा रहा जर्मनी में जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की फिर से इतनी बड़ी डिफीट हुई और वहाँ नाजिज्म आई और नाजिज्म की वजह से लोगों को, ह्यूमैनिटी को इतना कुछ फेस करना पड़ा. सो यहाँ पर देखते हैं कि जर्मनी जो है एक कैसा कंट्री, बहुत ज़्यादा पावरफुल एम्पायर. जर्मनी वॉज एन पावरफुल एम्पायर. Germany was a powerful empire in the early years of 20th century. It fought the First World War, 1945. You can note the time, 1945 to 1918. So ये जो इसमें सेंट्रल पावर की साइड से जर्मनी ने फाइट किया अलोंग side the Austrian Empire and against the allies, it means England, France and Russia. तो Germany made initial gains in war by occupying France and Belgium. It was going to win the First World War. So here we will see कि ऐसा क्या हुआ कि ये तो इनकी जीत पक्की थी. फिर वाई डिड इट डिफीट. तो ये डिफीट क्यों हुआ कि द एलाइज वर स्ट्रेंथन्ड बाय द यूएस एंट्री इन 1917. एलाइज जो थे वो ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गए 1917 में जब यूएस ने इसमें एंट्री की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में. दे डिफीटेड जर्मनी and the central power in November 1918. नवंबर 1918 में इसने एलाइज पावर्स ने जो ग्रुप था यूरोपियन कंट्रीज़ का एक ग्रुप एलाइज पावर्स ने क्या कर दिया कि जर्मनी को डिफीट कर दिया एंड सेंट्रल पावर को भी डिफीट कर दिया नवंबर 1918 में. सो जब ये जर्मनी डिफीट हो चुका था तो उसके बाद क्या हुआ कि जो वहाँ इम्पीरियल जर्मनी था है ना, तो वहाँ जो एम्परर था सो दे हैव टू
दे हैड टू रिज़ाइन। तो उनको जब रिज़ाइन करना पड़ा, लेकिन उससे एक अपॉर्चुनिटी मिली वहाँ पर पार्लियामेंट्री पार्टीज़ को रिकास्ट करने की जर्मन पॉलिटिक्स में। सो यहाँ पर एक क्या हुई कि एक असेंबली बुलाई गई एट वाइमार एंड एस्टेब्लिश्ड अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद अ फेडरल स्ट्रक्चर। डेपुटीज जो थे वो इलेक्ट किए गए। हियर यू कैन नोट दिस पॉइंट, जर्मन पार्लियामेंट इज ऑल्सो कॉल्ड रिचस्टैग। Okay, so you can note down for 1 mark question. On the basis of equal and यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, इट मीन्स यहाँ पे मैंने बताया कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी वॉज इम्प्लीमेंटेड। सो यहाँ जो वोटिंग हुई, जो यहाँ पर जो डेपुटीज़ जो इलेक्ट किए गए थे वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी पर बेस्ड, यानी कि सभी को राइट था। आपको पता है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उसके बाद उस ड्यूरेशन में जो भी इम्प्रूवमेंट हुए थे, तो वहाँ पर धीरे धीरे जो था ये चेंजेस आए थे। सबसे पहले आपने देखा कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड दैट टाइम, और विमेन को राइट नहीं था, एक्टिव सिटीजन्स को राइट था, पैसिव सिटीजन्स को राइट नहीं था। तो यहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को इम्प्लीमेंट किया गया यहाँ, जिससे कि जो विमेन थी उन्होंने भी वोटिंग की, किसके लिए, डेपुटीज़ के लिए। सो हियर यहाँ पर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को सेटअप किया गया, फेडरल स्ट्रक्चर जो था वो सेटअप किया गया, और यहाँ एक नई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट वाज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इम्पोज किया गया। एंड ये जो असेंबली हुई थी दैट वाज एट वाइमार। सो यहाँ पर इसको क्या कहा गया है, इस गवर्नमेंट को, वाइमार रिपब्लिक। एज़ वी ऑल नो कि जब कोई वॉर जो है ख़त्म होता है, और जब कोई आपस में इन लोगों में जो एक क्लॉजेस तैयार किए जाते हैं, संधि तैयार की जाती है, ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस, तो यहाँ पर एक ट्रीटी की गई थी एलाइज के बीच में और जर्मनी के बीच में। यहाँ आप देखेंगे कि क्या हुआ था, दैट वाज द पीस ट्रीटी एट वर्सेल्स विद द एलाइज वाज अ हार्श एंड ह्यूमिलिएटिंग पीस। एंड इसमें जर्मनी को जो था बहुत कुछ अपना खोना पड़ा। व्हाट वाज दैट, इट्स ओवरसीज़ कॉलोनीज़। एज़ यू नो कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो क्या, उन्होंने क्या किया हुआ था कि जितने भी एशियन कंट्रीज़ और बहुत सारी जगह पे इन लोगों ने क्या कंट्रीज़ को ऑक्यूपाई किया हुआ था, अपनी कॉलोनीज़ में कन्वर्ट किया हुआ था। सो यहाँ देखेंगे कि जो इसने अपनी ओवरसीज़ कॉलोनीज़ में एंड 1/10 ऑफ इट्स पॉपुलेशन को और अपनी 13% टेरिटरीज़ को इसको छोड़ना पड़ा। 75% ऑफ इट्स आयरन एंड 26% ऑफ इट्स कोल टू फ्रांस, पोलैंड एंड डेनमार्क एंड लिथुनिया, इनको देना पड़ा। एंड 6 बिलियन लिब्रेज एज दैट इज़ द करेंसी एज कंपनसेशन फॉर वॉर। और ये इसके ऊपर जो है इसको वॉर का, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो जिम्मेदार ठहराते हुए, है ना, तो इसके ऊपर ये 6 बिलियन जो लेबर थे, तो इसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी गई, कंपनसेशन वॉर के तौर पे इसके ऊपर ये बोझ डाल दिया गया। एंड रिसोर्स रिच लैंड जो था दैट वाज ऑक्यूपाइड बाय अलाइड कंट्रोल। सो अब यहाँ पर देखेंगे कि ये जो ट्रीटी थी दैट वाज रियली वेरी हार्श एंड ह्यूमिलिएटिंग फॉर जर्मनी। नाउ सी, ये जो वॉर हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इसका इम्पैक्ट पूरे यूरोप पर क्या हुआ था कि ये जो था इसने पूरे कॉन्टिनेंट को, एंटायर कॉन्टिनेंट को, उसको बहुत बुरे तरीके से ब्रेक कर दिया था, साइकोलॉजिकली, फाइनेंशियली। एक जो कॉन्टिनेंट जाना जाता था क्रेडिटर के तौर पे, एज यू आर सीइंग इन दिस पिक्चर, जो क्रेडिटर के तौर पे जो कॉन्टिनेंट जाना जाता था, नाउ दैट वाज कन्वर्टेड इनटू डेब्टर। सो दिस सिचुएशन इज़ रियली वेरी वेरी पेनफुल. This situation was not good for any European country. So Europe converted into debtor, as you are seeing in this picture. So what was the condition? Unfortunately,
infant Weimar Republic. Why we are called it? Because अभी इसका बर्थ अभी हुआ है ना. ये वाइमर रिपब्लिक जो था ये डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, बट लेकिन क्या था कि ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अभी आई थी, तो लोग इजीली वैसे भी एक्सेप्ट तो करते नहीं हैं जो न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसको, है ना. तो ओल्ड जितने भी पैटर्न होते हैं ओल्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लोग जो है जिस टाइप की उनके यहाँ पे सपोज जो फाउंडेशन में जो इस टाइप की गवर्नमेंट होती है, तो नए न्यू चेंजेस को एक्सेप्ट कर पाना लोगों के लिए वैसे भी इतना मुश्किल होता है. फिर उस टाइम पर जो ट्रीटी हुई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी, उसकी जो ठहरा दिया गया वो इन्फेंट वाइमार रिपब्लिक को ही ठहरा दिया गया, है ना. तो लेकिन जब वाइमार रिपब्लिक का इसमें कोई फॉल्ट नहीं था, और जो भी पुराने जो एम्परर थे, है ना, या जो भी जर्मनी का पुराना जो पास्ट था उसमें वाइमार रिपब्लिक का तो कोई फॉल्ट नहीं था, बट लेकिन फिर भी उसको क्या पे करना पड़ रहा था, पे फॉर सिंस ऑफ ओल्ड एम्पायर. तो अब यहाँ पर जो नेशनल ह्यूमिलिएशन, गिल्ट का बर्डन, ये सब कुछ वाइमार रिपब्लिक को फेस करना पड़ रहा था. एंड द पर्सन्स दे फॉर्म द गवर्नमेंट एंड द पर्सन्स दे सपोर्टेड द गवर्नमेंट, दे वर कॉल्ड नवंबर क्रिमिनल्स. तो यहाँ पर वो लोग जो कि उसको वाइमार रिपब्लिक को सपोर्ट कर रहे थे, मेनली सोशलिस्ट, कैथोलिक्स एंड डेमोक्रेटिक्स, है ना, दे वर कॉल्ड क्या थे वो, दे वर कॉल्ड नवंबर क्रिमिनल्स. सो यहाँ पर आप इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं फॉर योर एग्जाम. एज वी कैन सी कि इसका इम्पैक्ट पॉलिटिकली डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा पड़ा था. सो यहाँ देखिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने अपने डीप इम्प्रिंट छोड़े थे पूरे यूरोपियन सोसाइटी पर और पॉलिटिक्स पर. सोल्जर्स को यहाँ पर जो था सिविलियन से थोड़ा सा ऊपर का प्लेस दिया गया था. ऊपर का प्लेस इन द सेंस हियर यानी कि उनका थोड़ा सा ज़्यादा ही जो नॉर्मल पीपल थे उनसे ज़्यादा उनको रेस्पेक्ट दी जाने लगी थी, है ना. तो जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे और वो सब लोग जो थे किस बात पर ज़्यादा जोर देने लगे, है ना. नाउ दे वर डिमांडेड फॉर कि पर्सन को कैसा होना चाहिए, एग्रेसिव होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, मैस्कुलिन होना चाहिए. एंड मीडिया ग्लोरीफाइड द ट्रेंचेस लाइफ ऑफ सोल्जर्स एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर. बट लेकिन वो जो ट्रेंचेस की लाइफ थी सोल्जर्स की, दैट वाज नॉट रियली गुड, है ना. ये लेकिन उसको इतना ज़्यादा ग्लोरीफाइड कर दिया गया कि उनकी जो प्रॉब्लम्स थी वो उस पर लोगों ने किसी ने भी ध्यान नहीं दिया. उनकी जो मिसरेबल लाइफ थी और जो ट्रेंचेस की जो सोल्जर्स की मिसरेबल लाइफ थी वो उसको कहीं ना कहीं जो है दबा दिया गया. एंड ट्रैप्ड विद रेट्स फीडिंग ऑन क्रॉप्स. यहाँ पर आप देखेंगे कि जो उनकी कंडीशन थी ना वहाँ ट्रेंचेस में, वो बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन थी. जो वो लोग रहते थे जो चूहे खाते ना, ये वो जो मैंने यहाँ पे बताया ना कि आपको जो कॉप्स यानी कि लाशें जो होती हैं उनको चूहे खा जाते हैं, और उनके साथ, है ना, जो पॉइजनस स्मेल थी, गैस थी, उनको भी उन्होंने फेस किया, है ना. तो ये जो कंडीशन उन्होंने फेस की थी, और तो आप देखेंगे कि ये कहीं ना कहीं उस पर ध्यान नहीं दिया गया, है ना. तो यहाँ पर लोगों को जो था उनके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की कैसी कंडीशन में वो लोग सरवाइव कर रहे थे, है ना, उससे ज़्यादा जो है उनकी ट्रेंचेस की लाइफ को ग्लोरीफाइड किया गया. और जो उनका उनको जो वो दिया गया था, जो उनको रेस्पेक्ट दी गई थी, है ना, वो सारी चीज़ें जो थी, है ना, एग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा एंड नेशनल ऑनर occupied center stage in the public sphere, while popular support grew for the conservative dictatorships. And here you can see कि लोगों के बीच में डिक्टेटरशिप, कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप जो थी वो उसके लिए लोग ज़्यादा सपोर्टिव होने लगे थे, बिकॉज व्हेन दे कैन सी द बेनिफिट्स ऑफ द रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. बट यहाँ पर क्या था कि पीस ट्रीटी की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी ह्यूमिलेटिंग क्लॉजेस थे, वो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपब्लिक के ऊपर डाल दी गई, वाइमार रिपब्लिक के ऊपर डाल दी गई. तो यहाँ पर उसके बेनिफिट्स तो लोगों ने देखे ही नहीं. तो यहाँ पर क्या देखा कि अब लोग किसकी तरफ कन्वर्ट होने लगे. सो दे डिड नॉट लाइक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स एंड दे कन्वर्टेड इनटू द कंजर्वेटिव
dictatorship that had recently come into being, and democracy was indeed a young and fragile idea which could not survive the instabilities of interwar Europe. As I have told you कि that was newly birth idea for German people. So ये आइडिया जो था वो कैसा हो गया था, वो कमज़ोर एक आइडिया पड़ गया था, है ना। तो यहाँ पर ये जो उसके साथ वाइमर रिपब्लिक ने जो फेस की प्रॉब्लम्स, है ना, वो जो सिचुएशन हुई थी, तो लोगों का जो इंटरेस्ट जो था, लोगों का जो झुकाव था, वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की तरफ नहीं जा पा रहा था। देखिए, ये एक कोइंसिडेंस था कि जब वाइमार रिपब्लिक का जब बर्थ हुआ उसी टाइम पर लोग जो थे, जैसे आपने लास्ट सेकंड चैप्टर पढ़ा है बोल्शेविक रेवोल्यूशन वाला जो तर्ज पे, यानी कि उसी फॉर्म में लोग जो थे, स्पार्टिस्ट लीग के जो लोग थे, वो डिमांड करने लगे थे कि इस टाइप की गवर्नमेंट की डिमांड करने लगे थे जो रशिया में जिस तरीके से रेवोल्यूशन के थ्रू फॉर्म हुई थी। सो सोशलिस्ट जो सोवियट्स ऑफ वर्कर्स एंड सेलर्स वर एस्टैब्लिश्ड इन मैनी सिटीज, है ना, एंड द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इन बर्लिन वॉज चार्ज्ड विद डिमांड्स फॉर सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट। सो हियर अब वो उसको तो स्पेस ही नहीं मिल पाया ना वाइमार रिपब्लिक को, वो कुछ सेटअप करती, फॉर्म वो अपना कुछ शो कर पाती, या लोगों का जो विश्वास था वो जीत पाती, ऐसा कुछ तो नहीं हो पाया, है ना। तो वहाँ पर जो था बोल्शेविक स्टाइल की जो फॉर्म गवर्नमेंट थी, सोवियत स्टाइल जो गवर्नमेंट थी, उसकी तरफ भी लोग जो थे, पॉलिटिकल जो वर्कर्स जो थे एंड लीडर्स जो थे, वो उधर जो थे वो डिमांड करने लगे। तो यहाँ बर्लिन में की बात की जा रही है, एंड दोज अपोज्ड टू दिस, और जिन लोगों ने इसका विरोध किया, सोवियत स्टाइल फॉर्म गवर्नमेंट का जिन लोगों ने भी विरोध किया, है ना, तो अगेंस्ट में जो लोग गए वो कौन थे, वो सोशलिस्ट थे, डेमोक्रेटिक्स थे, कैथोलिक्स थे। यानी कि बहुत जल्दबाजी में, क्योंकि सोवियत स्टाइल फॉर्म गवर्नमेंट कहीं वो ना हो जाए, इस वजह से बहुत जल्दबाजी में सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक्स और कैथोलिक्स ने वाइमार रिपब्लिक जो थी वो फॉर्म की थी, यानी कि वाइमार में उन्होंने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो थी वो फॉर्म की थी। सो द वाइमर रिपब्लिक क्रस्ड द अपराइजिंग, और इनकी जितने भी विरोध थे, जो भी अगेंस्ट में जो मूवमेंट्स वगैरह किए थे, डेमोन्स्ट्रेशंस जो किए थे, वो ये सबको क्या कर दिया गया, दबा दिया गया, है ना। तो यहाँ आप देखेंगे कि किस तरीके से बहुत जल्दबाजी में वाइमार रिपब्लिक को फॉर्म किया गया था, है ना। तो क्यों फॉर्म किया गया था, इस टाइप की क्यों जो घटनाएं क्यों घटित हुई थी, तो यहाँ आप देखेंगे कि दोनों ही जो हैं एक दूसरे के राइवल हो चुके थे, दोनों ही ग्रुप एक दूसरे के राइवल हो चुके थे। तो दोनों जो है एक साथ हिटलर को फेस नहीं कर पाए, हिटलर को का अपोज नहीं कर पाए, है ना। तो यहाँ पर ये जो सिचुएशन हुई है, जिन कंडीशंस में वाइमार रिपब्लिक फॉर्म हुई है, वो हमने देखी। लेकिन अब हम यहाँ एक सिचुएशन ये देखेंगे कि जर्मनी ने क्या कर दिया, जब 1923 में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, तो फिर इन्होंने जो जर्मनी ने क्या किया था कि जो कंपनसेशन था वो देने से मना कर दिया, जर्मनी ने कंपनसेशन देने से मना कर दिया। क्योंकि देखिए, जो जर्मनी ने जो एक्चुअली वॉर जितने भी लड़े थे, है ना, वो सब लोन के ऊपर ही लेकर उन्होंने लड़े थे, है ना। और यहाँ पर आप देखेंगे कि और उनको जो पे करना पड़ रहा था रेपरेशन, वो गोल्ड फॉर्म में करना पड़ रहा था। तो इससे उनके जितने भी गोल्ड रिजर्व्स थे वो सब एम्प्टी हो चुके थे, डिप्लीटेड हो चुके थे। तो हियर यहाँ पे जर्मनी ने 1923 में मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया ये जितने भी कंपनसेशन थे देने से। तो यहाँ पर फ्रेंच ने क्या कर लिया कि उनका जो इंडस्ट्रियल एरिया था रोर, उसको उन्होंने ऑक्यूपाइड कर लिया, है ना। यहाँ पर ये बहुत अच्छा कोल रिजर्वियर था। एंड यहाँ जर्मनी आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ बहुत रेकलेसली जो पेपर करेंसी थी, इस तरीके की सिचुएशन को फेस करने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रिंट कर दी अपनी जो करेंसी थी। तो इसका जो वैल्यू थी, जैसे कि आप जानते ही हैं
कि कोई भी जब क्वांटिटी में चीज़ ज़्यादा होती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और यहाँ पर जर्मनी जो था पूरे वर्ल्ड का जो जिस तरीके से ह्यूमिलिएशन बर्दाश्त कर रहा था, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी नहीं था, तो यहाँ की इसकी इकोनॉमी जो थी वो बहुत ज़्यादा डाउन होती जा रही थी। तो अप्रैल में यूएस डॉलर जो इक्वल टू जो इसमें आपने देखा है बुक में 24,000 मार्क्स थे, एंड फिर जुलाई में ये और डाउन हुई, फिर अगस्त में ये लैक्स में ये मार्क्स जो थे वो चले गए। और एक सिचुएशन ऐसी आ चुकी थी इनकी कि यहाँ पर जो था, जैसे सपोज यू कैन कि कुछ अगर लेने बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी ग्रॉसरी की, जितनी भी शॉप्स वगैरह हुआ करती थी, और यहाँ पर उनको जैसे एक अगर ब्रेड का लोफ लेने भी जाना है तो इसके लिए उनको एक बैलगाड़ी भर के यानी कि पैसा लेके जाना पड़ता था, करेंसी लेके जानी पड़ती थी। दैट वाज द सिचुएशन, एंड दिस सिचुएशन इज़ नोन एज द हाइपर इन्फ्लेशन। ये जो सिचुएशन है, यहाँ पर जब प्राइजेस जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो वहाँ उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं, है ना। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो अमेरिका ने यहाँ पर एक इनिशिएटिव लिया है, इसको अमेरिका ने यहाँ पर एक डोज प्लान करके इंट्रोड्यूस किया है। इट मीन्स दे रिवर्क ऑन दे रीइंट्रोड्यूस द क्लॉजेज दैट जर्मनी वॉज फेसेस, और जर्मनी के ऊपर जो भी क्लॉजेज लादे गए थे वो उन पर फिर से उनको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो यहाँ पर डोज प्लान के जो इंट्रोड्यूस किया है वो अमेरिका ने, यानी कि अमेरिका ने कहीं ना कहीं इसकी जर्मनी की हेल्प की थी, एंड अमेरिकन हेल्प जर्मनी टू रिकवर फ्रॉम द क्राइसिस by reworking the term of reparation. Here we can call the dose plan. Okay, so to ease the financial burden on German. So you can see that was the time due to the war, that was the time of Great Depression. Great Depression, यहाँ पर आप देखेंगे कि Great Depression में क्या कंडीशन हुई थी, जो इन्वेस्टमेंट था, है ना, जर्मनी में, वो धीरे धीरे, क्योंकि भाई अमेरिका की कंडीशन ही अब जब ख़राब होने लगी तो फिर उन्होंने क्या कर लिया था, अपनी जो हेल्प थी वो अब बंद कर दी उन्होंने, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो था वो क्रैश हो चुका था। तो ये क्या है कि द नेम ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन यूएसए। तो यहाँ पर डर क्या था कि भाई अब एक प्राइजेस गिरने के डर से जो आप देखेंगे कि जो शेयर्स हैं वो धड़ाधड़ जो थे वो बेच दिए गए थे। एंड ऑन वन सिंगल डे, यहाँ पर जो एग्जांपल दिया गया है 24 अक्टूबर को 13 मिलियन शेयर्स वर सोल्ड। एंड ये जो सिचुएशन थी, दिस सिचुएशन वाज रियली कॉल्ड ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। तो यहाँ पर यूएसए को बहुत ज़्यादा जो कंडीशंस थी वो फेस करनी पड़ी, दैट वाज रियली बैडली हिट। एंड यहाँ पर मार्केट में आप देखेंगे कि किस तरीके से लोगों ने अपना मनी को विथड्रॉ किया, एंड फैक्ट्रीज शट डाउन, मार्केट गिर गया, एंड जो फार्मर्स थे दे हैड फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स। नाउ दिस सिचुएशन डेफिनेटली जब अमेरिका इतना फेस कर रहा था तो उसने अपनी इनके जो थे वो हेल्प करनी उस टाइम पे फिर बंद कर दी, बिकॉज वो खुद ही इतनी प्रॉब्लम फेस कर रहा था। तो जर्मनी के ऊपर ग्रेट डिप्रेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा था, देखेंगे कि 1932 में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज रिड्यूस्ड टू 40%, है ना, एंड द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड टच्ड एंड अनप्रेसिडेंटेड 6 मिलियन, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो चुका था, एंड जॉब्स डिसअपियर हो चुकी थी। अब देखेंगे कि जो यूथ था, है ना, प्लेड कार्ड और सिंपली एट सेट एट स्ट्रीट कॉर्नर्स और डेस्परेटली क्वेड अप एट लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एंड जॉब जो थी वो डिसअपियर हो चुकी थी। अब यहाँ पर वो एक जो कार्ड को नेक में लटका के जो घूम रहे थे, एंड दे हैव रिटन ऑन दैट विलिंग टू डू एनी वर्क, दैट वाज द सिचुएशन। तो ये ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का जो टाइम था रियली बहुत ज़्यादा जर्मनी के लिए एंड यूएसए के लिए एंड वर्ल्ड के ये इसके यूरोपियन जितनी भी कंट्रीज थे उन सब के लिए बहुत ज़्यादा जो था इस इनकी इकोनॉमी को डाउन करने वाला था, और बहुत ज़्यादा एंजाइटी एंड फियर था लोगों के मन में उस टाइम पर।
है ना। तो जो आप देखेंगे कि लोगों की जो इनकम थी वो बहुत ज़्यादा कम होती जा रही थी, छोटे मोटे जो लोग बिजनेसमैन थे अब, और उनकी भी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है, वहाँ पर लोगों को ये उम्मीद भी नहीं थी उनकी, भाई उनकी कंडीशन आगे जो है इम्प्रूव हो भी सकती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो फार्मर्स के जो प्रोडक्ट थे वो उनकी भी कंडीशन, उनकी भी कीमत जो थी, उनके भी रेट बहुत कम होते जा रहे थे, और यूथ को अपने फ्यूचर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था, है ना। और लेडीज़ के लिए, जो वुमेन के लिए कंडीशन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी, अपने बच्चों के लिए वो जो है किस तरीके से खाना बनाए, कहाँ से, तो ये फुलफिलमेंट लोगों की नीड्स का नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो पॉलिटिकली वाइमर रिपब्लिक जो था वो बहुत एक कमज़ोर गवर्नमेंट जो थी वो साबित हुई, एंड द वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन हैड इनहेरेंट, है ना। तो यहाँ पर देखिए कि जो वाइमर रिपब्लिक वाज फ्रैगिल, कैसे कि यहाँ पर वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन हैड सम इनहेरेंट डिफेक्ट्स which made it unstable and vulnerable to dictatorship. This made achieving a majority by any one party a near impossible task, leading to a रूल बाय कॉलिशन। यहाँ पर 18 आर्टिकल 48 को हम यहाँ पर नोटिस करेंगे। आप इसको अपने पास वन वर्ड के लिए भी राइट कर सकते हैं। आपके पास ये क्वेश्चन भी आ सकता है ये कि जो वाइमर रिपब्लिक थी वो फ्रैगिल गवर्नमेंट क्यों थी, तो यहाँ पर हम इसके ये रीजंस राइट कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 48 क्या है, तो इन आर्टिकल 48 एक्चुअली क्या करता है कि ये प्रेसिडेंट को बहुत ज़्यादा इनॉर्मस पावर दे देता है, और प्रेसिडेंट कैन इम्पोज इमरजेंसी, सस्पेंड सिविल राइट्स एंड रूल बाय डिक्री। सो यहाँ पर इन्होंने जो वाइमर रिपब्लिक ने जो रूल किया, जितने भी टाइम रूल किया इन्होंने, तो उस टाइम पर इन्होंने ये डिक्री के थ्रू ही रूल किया, और ये बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए गवर्नमेंट आ पाई थी, एंड इसने बहुत ज़्यादा लिबरल यूज़ किया था आर्टिकल 48 का। सो यहाँ पर ये एक फेल्ड गवर्नमेंट, एक फ्रैगिल गवर्नमेंट के तौर पे साबित हुई। तो अब जो नेक्स्ट इसका टॉपिक है इस चैप्टर के लिए वो देखेंगे, जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज़ यहाँ पर हिटलर्स राइज टू पावर। तो हिटलर कैसे आया, बिकॉज अगर ये सोचिए कि फ्रैगिल गवर्नमेंट ना होती वाइमर रिपब्लिक, तो शायद हिटलर का यहाँ पर आगमन नहीं हो पाता, हिटलर का राइज नहीं हो पाता। बट लेकिन एक कमज़ोर स्थिति जो है वो उसने ये साबित कर दिया कि अब हिटलर will occupied how. So we will see in next video, and subscribe the channel. Thanks for watching.